हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, दैट इज अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ क्या होता है? हमने सिंपल देखा भी है कि अगर आप एक ग्लास में पेंसिल डाल देते हो तो पेंसिल थोड़ी सी मुड़ जाती है, ठीक है। या आप नींबू डालते हो तो आप साइड से क्या देखते हो कि वो मोटा लग रहा है। अगर आप वैसे डायरेक्ट देखते हो तो उतने ही साइज का लगता है, लेकिन आप अगर बाहर से देखोगे तो वो थोड़ा मोटा दिखाई देता है। या अगर आपने एक टैंक में सिक्का डाल दिया हो, ठीक है, तो वो सिक्का आपको क्या दिखाई देता है? सिक्का एक्चुअल में थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देता है। अगर आप उसको बड़े ध्यान से देखोगे या ग्लास में भी अगर डालकर देखोगे तो जब मान लो कि ग्लास है ये, अगर आप यहाँ से देख रहे हो मतलब ग्लास है ये, अगर मैं डायरेक्ट देख रही हूँ तो मुझे उसकी एक्चुअल डेप्थ ही दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं साइड से देख रही हूँ मतलब यहाँ से अगर मैं देख रही हूँ तो अब मुझे वो एक्चुअल डेप्थ नहीं दिखाई दे रही है, मुझे सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर अपेरेंट डेप्थ में वही बात करते हैं कि मैंने एक सिक्का डाला हुआ है और उस सिक्के का इस तरीके से केस बनता है। ये मैंने सिक्का डाल दिया, सिक्का को मैंने कंसिडर किया है ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ से देखती हूँ, यानी अगर मेरी आई यहाँ पर है और अगर मैं इस तरीके से देख रही हूँ तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट देख रही हूँ, यानी परपेंडिकुलरली देख रही हूँ, तो ऑब्जेक्ट से आती हुई लाइट ये एयर है और ये क्या है भाई? वाटर है, ठीक है। ये एयर है और ये क्या है? वाटर है। तो यहाँ तक तो स्ट्रेट जाएगी, लेकिन जैसे ही हमारे पास इस इंटरफेस पे पहुंची, कहाँ पर पहुंची? इस इंटरफेस पे, तो हमने क्या देखा कि लाइट इसके ऊपर कैसे फॉल कर रही है? इस इंटरफेस पे नॉर्मली फॉल कर रही है। नॉर्मली अगर फॉल कर रही है तो क्या होगा? डायरेक्ट स्ट्रेट जाएगी, यानी इट गोज अनडेविएटेड, इट गोज अनडेविएटेड। और कैसे जाएगी? स्ट्रेट। तो यहाँ से जब हम देखते हैं, ठीक है, तो हमें कैसा लगेगा कि जो एक्चुअल जो डेप्थ है सिक्के की वही दिखाई देगी। बट अगर मैं उसको साइड से देखती हूँ, यानी अब मेरी आई की लोकेशन यहाँ है, ठीक है, और मेरा कंटेनर इस तरीके से है, ठीक है, ये मेरा एक कंटेनर है और मैं इस साइड से देख रही हूँ। अब क्या होगा? मैं अगर इस साइड से देख रही हूँ तो मेरी लाइट, ऑब्जेक्ट से लाइट इस तरीके से जाएगी। जैसे ये इस इंटरफेस पे पहुंची तो क्या होगा? अब वाटर से कैसे जा रही है? एयर में। कैसे जा रही है? वाटर से एयर, यानी डेंसर से कैसे जा रही है? रेयर। तो जब डेंसर से रेयर जाएगी तो लाइट क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, अगर ये इस तरीके से जाती है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल थी और ये कैसे जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये इस तरीके से आइस पे पहुंच गई है। अब आइस पे इस तरीके से पहुंची है, लेकिन हमारी जो आंखें हैं वो हमेशा कैसे देख सकती हैं? स्ट्रेट। वो ये नहीं देख सकती हैं कि लाइट कहाँ से मुड़ के या किधर से बैंड होकर आई है, नहीं। हमारी आइस कैसे देखती है? स्ट्रेट। हम जब भी देखते हैं कैसे देख रहे होते हैं? स्ट्रेट देख रहे होते हैं। तो इस हमारी आंख को क्या लगता है कि ये जो लाइट आई है ये कहाँ से आ रही है? ये अपीयर्स हो रही है कहाँ से? इस पॉइंट से। क्लियर है? तो मतलब जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा? इस पॉइंट पर दिखाई देगा। क्लियर पॉइंट? क्योंकि हमारे आईज को जो लाइट रिसीव हुई है उसको क्या लगेगा कि वो तो स्ट्रेट देख सकते हैं, उसको क्या लगेगा कि वो कहाँ से आ रही है? ये। तो हमने पढ़े भी ये चीज कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। हमने वो पैरेलल वाला जब केस किया था, दो प्लेन मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा था, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे का वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता था ताकि उसकी इमेज बन सके। तो यहाँ पर भी सेम हो रहा है, अगर वो देखता है यहाँ से तो सीधे नॉर्मली फॉल कर रही है और इट गोज अनडेविएटेड, जो मैंने केस बताया था। सेकंड केस, अगर वो साइड से देखते हैं तो उस केस में क्या होता है? लाइट यहाँ पर ऐसे गई, जैसे वो इंटरफेस पे पहुंची, डेंसर टू रेयर क्या हो जाएगा भाई? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और इस तरीके से हमारी आईज पे पहुंचेगी। लेकिन हमारी आंख को क्या लगता है कि वो कैसे आ रही है? कि वो अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ना कि दिस। वो हमेशा स्ट्रेट देख सकती है। तो इस ऑब्जेक्ट की जो वर्चुअल इमेज है वो कहाँ बन गई? यहाँ पर, और इसको मैंने डिनोट कर दिया आई। क्लियर इतना? ये मेरी एक्चुअल डेप्थ थी, दिस इज एक्चुअल डेप्थ। डी हमारी क्या होगी? एक्चुअल डेप्थ।
सरफेस से और इंटरफेस तक। लेकिन ये हमारी इमेज बनी है तो इस सरफेस से, इस वाटर एयर सरफेस से इस पॉइंट तक को मैंने क्या बोल दिया, डी डैश। और डी डैश हमारे पास क्या होगी, अपेरेंट डेप्थ। डी डैश हमारे पास क्या होगी, अपेरेंट डेप्थ। एक्स वाई की टर्म्स में भी फॉर्मूला होता है कोई कोई, हम यहाँ पर डी और डी डैश की टर्म्स में ले रहे हैं। अच्छा, अगर मेरे पास लाइट इस तरीके से गई है और ये नॉर्मल है तो ये क्या हो जाएगा भाई, एंगल आई। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एंगल आई। लाइट अगर ऐसे गई है तो ये मेरे पास हो गया एंगल आर। तो ये एंगल आई और ये क्या हो जाएगा भाई, एंगल आर। क्लियर है इतना। अब इसको आगे बढ़ाते हूँ। अब मैंने इसको जैसे ही आगे बढ़ाया इस पॉइंट पे, तो मैं देख रही हूँ ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, आपको पता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस वजह से ये हमारे ट्रांसवर्स होगी, ये डॉटेड लाइन, ये दो पैरेलल लाइन है, नॉर्मल है, और ये एंगल और ये एंगल आर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सेम, ये और ये भी आपस में पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स है, और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर पॉइंट की बात करते हैं कि जेड मैंने मान लिया है कि डिस्टेंस जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो मैंने डिस्टेंस माना है, ये क्या मान लिया है, जेड मान लिया है। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे ये मेरा ट्राइंगल भाई इस तरीके से बनकर आ चुके हैं, ठीक है। ये मेरे पास एंगल आर है और ये क्या गिवन है, डी डैश, और ये कितना गिवन है, जेड। एंगल आर ये है तो ये बन गया बेस, परपेंडिकुलर, और ये बन गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या हो जाता है, टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर क्या है, जेड, बेस क्या है, डी डैश, और एंगल क्या है भाई, आर। तो टेंजेंट आर क्या हो जाएगा, जेड अपॉन में डी डैश, जेड अपॉन में डी डैश। ऐसे आप टेंजेंट आई का लोगे, इसी को मैंने सेम आगे बढ़ाया है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एंगल आई, ये पूरा कितना दे रखा है भाई, डी। तो जेड अपॉन में डी इज इक्वल टू टेंजेंट आई। तो जेड अपॉन में डी इज इक्वल टू टेंजेंट आई। ये पॉइंट क्लियर है आपको। हमारे पास ये पैरेक्सियल रेज है। पैरेक्सियल रेज क्या होती हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती हैं, पैरेलल होती है, मतलब जिनका एंगल बहुत छोटा होता है, लेस देन 10 डिग्री होता है। तो उस केस में आई, साइन आई और टेंजेंट आई जो एंगल है वो अप्रॉक्स इक्वल ही होते हैं। तो हमने यहाँ पर स्नेल्स लॉ को लगाया। स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या होता है, ऑब्वियसली डेंसर टू रेयर जा रही है तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ यहाँ पर N1 मीडियम 1, N2 मीडियम 2, वाटर से एयर में जा रही है तो आप यहाँ पर लगाओ। ये I है और ये क्या है भाई, R। आपको स्नेल्स लॉ इस पॉइंट के ऊपर लगाना है, दिस वन। तो आप यहाँ से क्या लगा सकते हो भाई, साइन I इंटू में N1 इज इक्वल टू N2 इंटू में साइन R। पॉइंट समझ में आया। तो यहाँ पर हो गया साइन I अपॉन में साइन R इज इक्वल टू N2 बाई N1। क्लियर है। यहाँ पर साइन I अपॉन में साइन R इज इक्वल टू N2 बाई N1। N1 साइन I, N2 साइन R। अभी मैंने बताया था I, साइन I, टेंजेंट I अप्रॉक्स टू इक्वल होते हैं, इसकी जगह मैंने ये कर दिया। टेंजेंट I की वैल्यू Z बाई D निकाल रखी है, टेंजेंट R की वैल्यू भी निकाल रखी है। Z से Z कैंसिल, हमने यहाँ पर D को इधर लेंगे, N1 को इधर लेंगे, D डैश बाई इक्वल टू N2 बाई N1। D हमारे पास क्या थी, रियल डेप्थ। D डैश हमारे पास क्या थी भाई, अपेरेंट डेप्थ। क्या थी, अपेरेंट डेप्थ। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, D डैश यानी अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ अपॉन में D क्या थी भाई, रियल डेप्थ। क्या थी, रियल डेप्थ इज इक्वल टू N2, यहाँ पर एयर है तो एयर का क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, N1 यानी वाटर, और वाटर का क्या होता है भाई 4/3। वाटर का क्या था हमारे पास 4/3, वाटर का क्या था भाई 4/3। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं अपेरेंट डेप्थ 1/4/3।
ठीक है, अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू 3/4 इंटू रियल डेप्थ, ठीक है, यानी 0.75। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल कर आई कि अपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से क्या है, छोटी है, ठीक है। डेप्थ ऑफ टैंक अपीयर लेस देन इट्स एक्चुअल डेप्थ, कि ये जो हमारा जो सिक्का है, अगर मैंने उसको उस साइड से देखा तो जो सिक्का है वो अपीयर्स रेज्ड है, वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसकी अपेरेंट डेप्थ है वो रियल डेप्थ से क्या होती है, कम होती है। कितनी होती है? इतनी होती है। तो इस केस में हमने ये देखा अपेरेंट डेप्थ क्या होती है। अपेरेंट डेप्थ का आप इजीली फॉर्मूला निकाल सकते हो, अपेरेंट डेप्थ अपॉन में। अब मान लो जरूरी नहीं है कि एयर से वाटर की जगह कोई और भी लिक्विड हो सकता है, उसका अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो सकता है। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अगर ध्यान में रखो तो ज्यादा अच्छा है कि अपेरेंट डेप्थ अपॉन में रियल डेप्थ इज इक्वल टू n2/n1, क्योंकि क्या पता कोई अदर लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक्चुअल डेप्थ के बारे में पढ़ा है कि हमारी अपेरेंट डेप्थ क्या होती है। अपेरेंट डेप्थ क्या होती है कि जब मैंने सिक्के को टैंक के अंदर डाला तो मैंने ये देखा कि जो सिक्का है वो रेज्ड हो रखा है, यानी थोड़ा ऊपर उठ रखा है। और ये किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। क्या कारण था? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि बेंडिंग ऑफ लाइट अकर हुई है, लेकिन हमें आईज को कैसे दिखाई देगा? स्ट्रेट। तो पोजीशन उसकी ये थी, लेकिन वर्चुअल पोजीशन कहाँ शिफ्ट हो चुकी है? यहाँ शिफ्ट हो चुकी है। तो इतना वो ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं देखूं कितना रेज्ड है भाई, वो रेज्ड है d माइनस में d डैश, इतना ऊपर उठा हुआ वो दिखाई दे रहा है। तो ये पोर्शन क्या था हमारे पास? अपेरेंट डेप्थ का पोर्शन था। चलो मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ, ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग आपको और भी अदर क्वेश्चंस करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, is it possible that the refractive index of a medium is less than 1? is less than 1। आप सोचो इस क्वेश्चन को। What are the conditions? What are the conditions in which no bending of light ray entering from one medium to another medium takes place? ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को देखो। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज लेस देन 1? क्या किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो सकता है? नेवर। क्यों? क्योंकि n इज इक्वल टू सी बाय वी। n की वैल्यू आप कैसे निकालते हो? c 3 इंटू 10 की पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी भी मीडियम की जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से ज्यादा नहीं हो सकती है। इसीलिए n की वैल्यू हमेशा n इज इक्वल टू 1 किसका होगा? वैक्यूम का। क्लियर इतना? 1.003 ये किसका होता है भाई? एयर का। लेकिन 1 से ग्रेटर है, तो 1 से नीचे किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं हो सकता है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद व्हाट आर द कंडीशन? क्या ऐसी कंडीशंस है जिनमें नो बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं हो रही है,
व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब रिफ्रैक्शन नहीं होता है यानी बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होता है, ऐसी दो कंडीशन या कोई भी कंडीशन बताओ, ठीक है। आपको पता है रेयर से डेंसर जब जाओगे तो बेंडिंग होगी बैक टुवर्ड्स दी नॉर्मल, डेंसर टू रेयर जाओगे तब भी बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। लेकिन जब हमने दो केस डिस्कस किए थे, कौन कौन से दो केस थे भाई वो, कि व्हेन लाइट फॉल्स नॉर्मली, फर्स्ट केस लाइट फॉल्स नॉर्मली, नॉर्मली जब फॉल करती है तो उस केस में क्या था, वो कैसे चली गई थी भाई, स्ट्रेट चली गई थी, गोज अनडेविएटेड, बिना मुड़े चली गई थी। तो इसमें बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं हो रही है, कैसे गई है वो, अनडेविएटेड गई है। सेकंड हमारे पास ऑब्वियसली मैंने बताया था, चाहे आपका एंगल आई कुछ भी हो, व्हाटएवर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, अगर वो एक सेम मीडियम से दूसरे सेम मीडियम में जा रही है तो वो कैसे जाएगी भाई, स्ट्रेट जाएगी। तो ये दो ऐसे केस हैं जब लाइट गोज फ्रॉम सेम मीडियम टू अनदर सेम मीडियम और व्हेन लाइट फॉल्स नॉर्मली, उन दोनों केस में देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस। तो ये दो क्वेश्चन आपकी हो गई, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, और जब मैं रिफ्रैक्शन करवा रही थी तब भी मैंने आपसे इस क्वेश्चन के बारे में पूछा था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर गिवन है 2.25 इंटू 10 की पावर 8, फाइंड एन। क्या पूछा है भाई आपसे, एन पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। सबसे बेसिक फॉर्मूला एन इज इक्वल टू सी बाय वी, ओके, एन इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v की वैल्यू दे दी है 2.25 इंटू 10 की पावर 8, इसको मैंने कैंसिल कर दिया, n इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2.25, पॉइंट को जरा आप हटाओगे ऊपर गया 100, ठीक है, आप 5 से इसको कट कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास भाई, 5 से नहीं तो और 25 से कर दो, ये आ जाएगा 9, ठीक है, ये आ जाएगा 1 और ये आ गया 12, क्लियर है। अब इसको हम इसे कट करेंगे, 3 4 जा 12, 3 4 जा 3 3 जा 9, तो n की वैल्यू क्या आ गई 4/3 यानी 1.33, क्लियर है। आप 4/3 भी यूज कर सकते हो, 1.33 भी यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए रे ऑफ लाइट enters from medium 1 to medium 2, ओके, लाइट कैसे जा रही है भाई, मीडियम 1 से मीडियम 2, हैविंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई दे रखा आपको 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको दे रखा है 45 डिग्री। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। आपको क्या दे रखा है भाई, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो बेसिकली हम यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत सिंपल है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, एंगल आई दे रखा है, एंगल आर दे रखा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रखी है, आई दे रखा, आर दे रखा है, हमें नहीं पता n1 बड़ा है कि n2 बड़ा है, तो यहाँ पर रेयर और डेंसर का तो केस आता ही नहीं है, लेकिन आपको निकालना है कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, फाइंड आउट करना है दिस वन, क्लियर पॉइंट। चलो हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, यूजिंग स्नेल्स लॉ। क्या लगाया भाई हमने, स्नेल्स लॉ, n1 इंटू में साइन आई, n2 इंटू में साइन आर, क्लियर है। निकालना n2/n1 है, तो n1 को इससे नीचे लेकर जाओ, तो साइन आई
अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू N2 बाई N1। पॉइंट क्लियर है आपका? N2 बाई N1 निकालना है तो N1 को मैं इधर लेकर जाऊंगी, साइन आर को इधर लेकर आई। ठीक है, तो आप आई कितना दे रखा है भाई आपका 60, आई कितना दे रखा है 60, साइन 60। ठीक है, उसके बाद आपका आर कितना दे रखा है 45, आर कितना दे रखा है 45 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई N2 बाई N1। चलो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू है 1 बाई रूट 2, साइन 60 की वैल्यू क्या है भाई रूट 3 बाई 2, यही है, आप पुट कर सकते हो। हमने पुट की रूट 3 बाई 2 अपॉन में 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू N2 बाई N1। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कर सकती हूं भाई, रूट 3 बाई 2 रूट 2 बाई 1 इज इक्वल टू N2 बाई N1। तो N2 बाई N1 की वैल्यू आ गई रूट 6 बाई 2। आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो। ठीक है, और अगर निकालो तो आ जाएगी 1.22। तो हमने यहाँ पर निकाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्या निकाला है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो क्वेश्चन में भी ये दे रखा था कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लेकिन एंगल आई इतना है, एंगल आर इतना है, और इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे। refractive index of water is 1.33 4/3। मैंने अभी बताया था आपको। refractive index of glass 1.5 यानी 3/2। क्लियर है? calculate the refractive index of water with respect to glass and refractive index of glass with respect to water। ये आपका क्वेश्चन है। मैंने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी आपको ये निकाल के दिखा रखा है। पहले इसको देखो, वाटर विद रिस्पेक्टिव ग्लास। तो अगर हमसे पूछता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो वाटर पहले, ग्लास बाद में, NW बाई NG। ठीक है, NW की वैल्यू क्या है भाई 4/3, NG की वैल्यू क्या है भाई 3/2। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, 4/3 इंटू 2/3, आंसर इज 8/9। क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास पहले है इसलिए ग्लास पहले, देन वाटर। ग्लास का है 3/2, वाटर का है 4/3। तो आप कैसे लिख सकते हो 3/2 3/4 कितना आ गया 9/8। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो मेनली हमारे रिफ्रैक्शन में कंप्लीट हो चुका है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। एक फिनोमेना होता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी लाइट बैंड होगी, लेकिन बैंड होगी तो हमारे पास केस आ जाते हैं कि अगर रेयर से डेंसर जाएगी तो लाइट बैंड टुवार्ड्स द नॉर्मल होगी, और अगर लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। नॉर्मली फॉल करेगी तो गोज अनडेविएटेड। ग्लास लैब में क्या था कि लाइट सिर्फ पैरेलल शिफ्ट होती है और कुछ भी नहीं। अब इस तरीके से हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कर लिया है। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो लेंस के ऊपर होगी कि लेंस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, और उसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम बोर्ड में आते हैं। तो आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू।